टूल्स डिस्कस करने के लिए दिया गया है OPB, अदर्स पीपुल्स व्यू, अदर पीपुल्स व्यू। इस अदर पीपुल्स व्यू को समझने के लिए मैं कोशिश करूंगा इसको इतना आसान बना के आपके सामने पेश करूं कि ये आप हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में समा जाए और आप इससे अपनी थिंकिंग स्किल को और शार्प करने में कामयाब हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थिंकिंग स्किल की जो डेफिनेशन है, जो हमारे एडवर्ड डी बोनो जी ने दी है। बोनो जी क्या कहते हैं? थिंकिंग इज द ऑपरेटिंग स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन द एक्सपीरियंस फॉर पर्पस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारे अनुभव का एक्सप्लोरेशन है। थिंकिंग स्किल क्या है? एक्सपीरियंसेस का एक्सप्लोरेशन है, उसका एक ऑपरेशन है, उसका एक कहिए कि उसकी चीरफाड़ करना, उसका एक ऑपरेशन जैसे होता है ना, उसका ऑपरेशन करना है, उसका एक्सप्लोरेशन करना है, उसमें से अंदर से उत्खनन करना है कि हमारी थिंकिंग स्किल को हम कैसे शार्प करें और कैसे शार्प करें। तो ये जो है हमारे अनुभवों का एक्सप्लोरेशन है। इसको इस शुद्ध भाषा में समझ लीजिएगा। सोच विचार, सोच माने थिंकिंग, और विचार को भी मैं देखिए डिफाइन कर दूं आपके सामने। आइडिया, विचार का मतलब होता है आइडिया। आइडिया क्या है? आइडिया एन एक्सपेरिमेंट पुट इनटू द फॉर्म ऑफ वैल्यू। समझिए, आइडिया क्या है, विचार क्या है? एन एक्सपेरिमेंट पुट इनटू द फॉर्म ऑफ वैल्यू। अनुभव को मूल्य की उसमें रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना, ये ही एक विचार है। और ये एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस एक्शन प्लस रिजल्ट। सबसे पहले माइंड में विचार आता है किसी के भी, जब कोई आदमी थिंक करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया आता है, वो क्या करता है? आइडिया उसकी आते ही उसको इंप्लीमेंट करने की प्रेरणा देता है अंदर से। इसीलिए इसको एक्शन आइडियोलॉजी कहते हैं, यानी हमें कुछ एक्शन करने के लिए बोलता है। जब भी किसी के दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो उसको एक्शन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, और जब वो एक्शन करेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उस एक्शन की एक्टिंग प्लस रिजल्ट दोनों मिला के उसका एक्सपीरियंस बन जाते हैं। और एक्सपीरियंस जब ये बन जाता है तो इस एक्सपीरियंस का एक्सप्लोरेशन ही थिंकिंग है। इस एक्सपीरियंस का एक्सप्लोरेशन ही थिंकिंग है। और ये थिंकिंग स्किल, इसमें एक स्किल शब्द और जुड़ जाता है। स्किल का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं कि हुनर, किसी चीज में दक्षता प्राप्त करना। थिंकिंग स्किल, थिंकिंग यानी जो सोच विचार है उसमें हमें हुनर मिल जाना, यानी उसमें स्किल प्राप्त करना। तो स्किल जैसे प्रोफेशनल स्किल होती है, आप समझते हैं कि किसी काम की, किसी प्रोफेशन की हमें जो स्किल होती है, दक्षता होती है, तो हमें उस काम को करने में हमें कहती है कि ये आदमी माहिर है या ये आदमी एक्सपर्ट है, इससे काम कराओ, ये अच्छा काम करेगा। इसी तरह हमारे अगर हम सोच विचार करने की जो थिंकिंग भी में स्किल हो जाए, हम अगर सोच विचार करने में भी तेज तर्रार बन जाए, तो लोग हमें क्या कहेंगे कि ये सोच विचार करने में इसकी थिंकिंग स्किल बड़ी फास्ट है, इसीलिए इससे सलाह मशवरा लो, या इससे ये सोच विचार करके जो बताएगा वो हमें ज्यादा अच्छा होगा। यानी ये एक एक्शन आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। एक्शन प्लस रिजल्ट का जो वही एक्सपीरियंस है, और इसका एक्सप्लोरेशन ही थिंकिंग है, और इसमें दक्षता हासिल करना ही थिंकिंग स्किल है। यानी अपनी इंटेलिजेंस द्वारा जब हम अपने अनुभव का ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन किसके लिए? किसी समस्या के समाधान के उद्देश्य से। ध्यान रखना, जब भी आप स्किल किसी चीज में प्राप्त करते हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेने के उद्देश्य से करते हो, नेगेटिव के लिए नहीं। नेगेटिव उद्देश्य से करना स्किल नहीं कहलाती, बल्कि वो एक बैड थिंकिंग या बैड उसकी हैबिट्स कहलाती हैं। वो हम उसको थिंकिंग स्किल में नहीं जोड़ते हैं।
तो जब अच्छे काम करने के, समस्या के समाधान के उद्देश्य से जब कोई मनुष्य अपने अनुभव का ऑपरेशन करता है, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी थिंकिंग स्किल कहलाती है। और ये जो अनुभव का ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है, हमारी विद्वता, हमारी इंटेलिजेंसी के द्वारा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि थिंकिंग इज एन ऑपरेटिंग स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन द एक्सपीरियंस। यानी हमारे अनुभव का एक्सप्लोरेशन करना ही थिंकिंग स्किल है। और ये हम आपके बार बार, हमारे आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, एक पहले भी ये सारा थिंकिंग स्किल आपके सामने डिफाइन कर चुके हैं, बार बार हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा पीछे इसके कारण है, क्योंकि थिंकिंग स्किल के पीछे ही सारा दारो मदार टेका पड़ा है। बहुजन समाज की जो अवनति अब तक होती रही है, वो इसी की कमतरता के कारण तो होती रही है कि हम अपने एक्सपीरियंस का एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाए। इसमें ही तो हम कमतर रह गए, इसमें कमतर रह गए। इसीलिए इस चीज को ज्यादा गहराई से समझना, इसको ज्यादा स्टडी करना ही हमारे बहुजनों का मुख्य उद्देश्य है। और खासकर पीबीएसपी का तो उद्देश्य ही बहुजनों को बहुत ज्यादा थिंकिंग स्किल में प्रवीण बनाना है। इसीलिए इसको बार बार आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, और आपका सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर ला रहे हैं कि जिस दिन आप थिंकिंग स्किल में माहिर हो गए, तो हमारी सारी समस्याओं का 90% समाधान तो समझो हो गया। तो अब मैं फिर आगे अपना वो करता हूं, क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर फ्यूचर। ध्यान रख लिएगा, जितना अच्छा आप सोचेंगे, और ये एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस बार बार करने से शार्प होता है। थिंकिंग स्किल को शार्प करना है तो बार बार इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इसको एक्शन में लाना पड़ेगा। इसको जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही आपकी स्किल जो है ना शार्प होती जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आपका जो भविष्य जो है उसकी क्वालिटी आपकी थिंकिंग स्किल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कि जितनी अच्छी आपकी सोच होगी, सोच करने की क्षमता होगी, उतने ही अच्छा आप अपना फ्यूचर को डिजाइन कर लेंगे। तो यू कैन एनालाइज योर पास्ट, बट यू हैव टू डिजाइन योर फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर पास्ट। आप अपने पूर्व के केवल अपने एक्सपीरियंस पास्ट को देख सकते हैं, और उन पास्ट के एक्सपीरियंस के अनुभव से ही अपना आप फ्यूचर डिजाइन करते हैं। तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस को ज्यादा अहमियत देनी है, अपने एक्सपीरियंसेस को बार बार प्रैक्टिकल करके उनका एक्सप्लोरेशन करना है, और जितना ज्यादा ये आप इसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, आप अपने फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए सार्थक होते चले जाएंगे। और इसको फाइनली मैं ये भी कह सकता हूं कि थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल और अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। ये जो थिंकिंग स्किल है, इसीलिए तो हम इसको लाइफ स्किल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारा पूरा भविष्य, पूरा वर्तमान का सारा दारोमदार ही इसके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए इसको एडवर्ड डी बोनो ने भी यही कहा है कि इट इज एन अल्टीमेट रिसोर्स, अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। मानव के पास में एक संसाधन है, जिस तरह धन दौलत और चीजें होती हैं, उसी तरह ये थिंकिंग स्किल भी उसका एक संसाधन है। जितना आप इसको टू शार्पन थिंकिंग यू हैव टू यूज द टूल्स। इसको जितना ज्यादा आप तेज करना चाहते हैं, उस तेज करने के लिए आपको किनका प्रयोग करना पड़ता है, टूल्स का प्रयोग। जिस तरह हम बता चुके हैं आपको कि जिस तरह कारीगर लोगों को प्रोफेशनल स्किल्स जो जिनमें होती है, वो लोग अपने टूल्स का, जिन्हें हार्ड टूल्स आप कहते हैं, क्योंकि ये थिंकिंग जो स्किल है दैट इज सॉफ्ट प्रोसेस, इसीलिए इसमें जो यूज होने वाले टूल्स हैं वो सॉफ्ट टूल कहलाते हैं। और जो प्रोफेशनल स्किल में जो टूल्स आते हैं, जैसे हथौड़ा, रंदा, आरी जो होती है, वो सारे के सारे हार्ड टूल्स होते हैं, क्योंकि उस प्रोफेशनल स्किल्स में वो हार्ड
वर्क होता है। इसीलिए उसके लिए जो टूल्स जो है ना फिजिकल रूप में हार्ड टूल्स के रूप में यूज होते हैं। लेकिन थिंकिंग स्किल के लिए हमको सॉफ्ट टूल्स का प्रयोग करना होता है, और वो जितना टूल्स का हम इसमें प्रयोग करते हैं वो हमारे इस थिंकिंग स्किल को उतना ज्यादा शार्प करता जाता है। समय के साथ आप जानते हैं एक ये नेचुरल प्रोसेस है कि समय के साथ औजारों की धार जो है ना भौतरी होती जाती है, ब्लंट होती चली जाती है। तो जैसे घर में एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को अगर आप खाद पानी सिंचाई या धूप में न रखें तो वो पौधा धीमे धीमे मर जाता है। इसी तरह ये थिंकिंग स्किल के टूल्स भी है ना, धीमे धीमे या तो भौतरे पड़ते चले जाते हैं या समय के हिसाब से ये पुराने होते चले जाते हैं। तो हमें इसको थिंकिंग स्किल को समय के साथ समय के अनुरूप बदलने के लिए अपने थिंकिंग स्किल के टूल्स को भी शार्प करने की या उनको बदल देने की, वक्त के हिसाब से उन्हें रिप्लेस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इस चीज को माइंड में रख ले कि पीबीएसपी ने इस चीज को अध्ययन किया है, एमकेएसओटी ने इस चीज को अध्ययन किया है कि अब तक के हमारे जो टूल्स थे, जो थिंकिंग टूल्स थे, या तो वो हमारे ब्लंट हो चुके हैं, भौतरे हो चुके हैं, या फिर वो आउट ऑफ द डेट हो चुके हैं। इसलिए उनको शार्प करने की या रिप्लेस करने की जरूरत है। और इसको रिप्लेस करने का काम हमारी ये जो पीबीएसपी में एमकेएसओटी कर रही है, वो आपके लिए लेटेस्ट जो साइंटिफिक टूल्स हैं, थिंकिंग टूल्स जो साइंटिफिक उस पे आधारित है, तथ्यों पे आधारित है, उन टूल्स को आपको देना चाहती है ताकि आप अपनी थिंकिंग स्किल को समय के हिसाब से अपग्रेड कर सकें। और मैं तो ये इनडायरेक्टली ये कहूंगा कि 21वीं सदी के लिए अगर बहुजनों को तैयार करना है तो उनके थिंकिंग टूल्स को भी अपडेट या रिप्लेस मीन्स नए तरीके की, वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है तो हमारे टूल्स भी बदल जाते हैं। इसी तरह हमारी सोच का दायरा भी बदल जाता है और हमारे सोच के हिसाब से उसके थिंकिंग टूल्स भी हमें बदल लेने चाहिए। अब जैसे मैं बार बार पहले भी कहा मैंने कि आइडिया की जब मैंने डेफिनेशन दी आपको कि एन एक्सपेरिमेंट पुट इनटू द फॉर्म ऑफ वैल्यू, है ना, तो हमें यहाँ पर जितने भी थिंकिंग स्किल टूल से हमारा आशा है हमेशा वैल्यू ओरिएंटेड टूल से है। हम इसको वैल्यू ओरिएंटेड मानते, मतलब उनका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, उनका कुछ फायदा होना चाहिए जीवन में, वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं कि हवा में उड़ाने वाले या विचार करने के नहीं है, वो हमारे वैल्यू ओरिएंटेड है, मतलब वो हमको कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे जो हमारे भविष्य के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए उनको वैल्यू ओरिएंटेड टूल्स की हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ जाती है, बाबा साहब ने 17 दिसंबर 1946 को पार्लियामेंट में जब संविधान सभा में पहला अपना भाषण दिया था, तो आज मैंने उस भाषण को कई बार पढ़ा था, लेकिन तभी भी मैंने बर्क का जो कोटेशन उन्होंने कोट किया कि वी कैन, मतलब इट इज वेरी इजी टू गिव पावर्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव विजडम। यहां मैं आपको विजडम शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप इंटेलिजेंसी और विजडम को नहीं समझ पाओगे, इनका थोड़ा थोड़ा जो क्रम नहीं समझ पाओगे, जब तक हमें विजडम का जो दायरा है ना वो क्लियर नहीं होगा। एक्चुअल में जो विजडम है वो क्या है, अभी साहब ने तो हमारे ने इसकी बहुत बड़ी परिभाषा दी है कि विजडम का मतलब है कि वाइड एंगल्ड कैमरा लेंस। मतलब जब आदमी इंटेलिजेंट होता है तो हम उसको इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कहते हैं, जब वो इंटेलिजेंस क्लास में कन्वर्ट हो जाता है तो इंटेलिजेंस क्लास, इंटेलिजेंस मतलब एक विद्वता, बुद्धिमत्ता है, फिर उससे क्या है कोऑपरेटिव इंटेलिजेंट क्लास बन जाती है, उससे उसके बुद्धि का स्तर और बढ़ जाता है। लेकिन जब वो बुद्धि का स्तर बढ़ करके और बड़ा होता है, जब उसका दायरा, उसका क्षेत्र, परिदृश्य, परिक्षेत्र, परिप्रेक्ष्य उसका बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड विजडम है। इसको कहते हैं वाइड एंगल्ड कैमरा लेंस, यानी सोच को अमल में लाना, सोच को अमल में लाना ही विजडम है। अर्थात बुद्धिमत्ता को बड़े परिदृश्य में देखना या बड़े परिदृश्य में तो नीति एवं नियत का सकारात्मक प्रभाव ही विजडम है।
यानी विजडम थोड़ा सा इंटेलिजेंस से थोड़ा सा हमारा बस दायरा जैसे होता चला जाता है, वो सारा का सारा विजडम में कन्वर्ट होता चला जाता है। अब थिंकिंग स्किल टूल्स जो है ना, वो क्या काम करते हैं, वो हमारी थिंकिंग स्किल को इंटेलिजेंट से लेकर के इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंट, कोऑपरेटिव क्लास और लास्ट में जाके हमको विजडम की ओर ले जाते हैं। अर्थात हमें अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस पर थिंकिंग स्किल का प्रयोग करने से हमारी जो थिंकिंग स्किल निखरती है और हम किसकी तरफ चलते चले जाते हैं, विजडम की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जो लोग थिंकिंग टूल्स का प्रयोग नहीं करते वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान रखिए हमारा कि जो लोग थिंकिंग स्किल टूल्स का प्रयोग नहीं करते वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बिना थिंकिंग टूल्स के प्रयोग के कारण ही पत्थर में भगवान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो मनुस्मृति वाले आपको दिखाते हैं ना कि पत्थर की पूजा करवा देते हैं, गोबर से गणेश बनवा देते हैं, गोबर में आपको भगवान के दर्शन कराने का बेवकूफ भरत तरीका आपको बताते हैं, लेकिन वो हम क्यों अपना लेते हैं उसे मालूम है? क्योंकि वो अनथिंकिंगनेस की वजह से, यानी हम अपने थिंकिंग टूल्स का प्रयोग नहीं करते, हम अपनी थिंकिंग का प्रयोग नहीं करते, वो थिंकिंग हम विचार ही नहीं करते उसको। थिंकिंग टूल्स की तो बात की बहुत बात है। तो वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, वो उन्हें कोई अपना डिसीजन लेने में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, और यहाँ तक कि वो पत्थर में, मैंने कहा ना, भगवान ढूंढने लगते हैं, या गोबर में भी भगवान ढूंढने लगते हैं। वो इतने दकियानूसी या कंफ्यूज माइंड हो जाते हैं कि उनका आने वाला जीवन भी बेकार हो जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे ना, इस दुनिया के सबसे पहले थिंकर थे, और जब पहले थिंकर थे तो उन्होंने साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया, और जब उन्होंने साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दिया तभी तो इस दुनिया में ये थिंकिंग स्किल का दायरा बढ़ा। सम्राट अशोक जैसे आदमी ने उसको फॉलो किया। सम्राट अशोक जैसे आदमी से हमारे ज्योतिबा फूले जैसे, जिनको हम आधुनिक समाज शास्त्र का पिता में कह सकते हैं या राष्ट्रपिता कह सकते हैं, असली मायनों में राष्ट्रपिता के हकदार हमारे ज्योतिबा फूले ही हैं, जिन्होंने हमारे बहुजनों के शिक्षा के द्वार खोले और हमें अपने एक डायलॉग के थ्रू, विद्या बिन मति गेले, मति बिन नीति गेले, नीति बिन गति गेले, गति बिन शूद्र खचले, और ये सारे अनर्थ जो है ना एक अविद्या के कारण हो गए। इसमें उन्होंने उसी थिंकिंग स्किल को और इमोशनल इंटेलिजेंस, मति जो शब्द है ना, विद्या बिन मति गेले, मति माने जो थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी का जो जोड़ है, जिसकी जो कारगरता है, वो हमारी बेकार हो गई थी। ये हमारे ज्योतिबा फूले ने पहचाना, और इससे हमारे कितने अनर्थ हुए वो सारे के सारे उन्होंने उस डायलॉग में बता दिए। तो अंततः हम क्या देखते हैं कि हम थिंकिंग स्किल को होकर के ही अब तक हमारी जो दुर्दशा हुई है, इसको अच्छा करने के लिए हमको काल संगत एवं तर्क संगत संभावनाएं बढ़ा करके ही हम अपने रास्ता ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, मैंने एक शब्द बोला है, काल संगत यानी समय के हिसाब से, और तर्क संगत यानी जो साइंटिफिक हो। अगर इन दोनों ही संभावनाओं को बढ़ाकर हम अपना रास्ता ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना रास्ता कामयाबी की ओर मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको, आप कामयाब होंगे। और आपकी वो विचारधारा हो सकत नहीं वाली, वो हो सकत में कन्वर्ट हो जाएगी। आई कैन डू या वी कैन डू, हम कर सकते हैं। और अगर हम सोच विचार नहीं करते हैं तो ये भावना हमेशा कमजोर बनी रहती है। जैसे कि शुरुआत में महाराष्ट्र में हुआ था कि कांसीराम जी को वहां सफलता क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि वो लोग निराशा में डूबे हुए थे, वो लोग सोच विचार करने वाले बन ही नहीं पा रहे थे, और हो सकत ना हो कह कह करके उन्होंने मान्यवर जी को इतना हतोत्साहित कर दिया कि उनको यूपी में आकर के अपना सारा का सारा अपनी जो भी उनका ज्ञान था, उनका एक्सपीरियंस था, उसको यहाँ पर एक्सप्लोर करना पड़ा। और यूपी में उन्होंने उस कथन को सत्य करके दिखा दिया कि हो सकता है ना। तो दोस्तों, ये सब इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं यहाँ आना चाहता हूं कि ओपीबी आपको रोज कई सारे टूल्स, हमने अभी तक हम 6 टूल्स कल तक आपको बता चुके हैं सारे के सारे, और वो सारे के सारे अब उसके बाद हमारा जो टूल्स आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, लेकिन मैं इसको बहुत इजी भी आपको कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बड़ा इजी टूल है ओपीबी। ओपीबी देखिए, अदर पीपुल्स व्यू। अब समझिए आप,
अदर पीपल्स व्यू, दूसरे, अदर मीन्स अदर देन आई, मेरे अलावा जो लोग हैं, दैट इज कॉल्ड अदर। पीपल्स लोग, व्यू माने विचार, हमारे अलावा दूसरों के जो विचार हैं उसको कंसीडर करना। ये ओपीबी एक ऐसा टूल है जिसको इंप्लीमेंट करने से पहले, हो सकता है आप अब तक बताए हुए सारे टूल्स या तो उनमें से एक, दो या उससे अधिक टूल्स का प्रयोग कर चुके होंगे। ओपीबी केवल फाइनल डिसीजन से पहले का टूल्स है। फाइनल डिसीजन जब आप लेने की पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको ये ओपीबी टूल्स का प्रयोग करके देखना पड़ता है। हालांकि इससे पहले आपने कई सारे टूल्स कर लिए होते हैं उस क्रिया को करने के लिए, अपने एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, आप रिजल्ट या अपना डिसीजन लेने के लिए उन टूल्स का प्रयोग कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है जो आपको कैसे एनक्लोजनेस से ओपन माइंडेडनेस की ओर ले जाती है। किससे? एनक्लोजनेस से, यानी अब तक जो आपने सोचा है उसमें आपने अपनी ही थिंकिंग यूज की है, अपने ही आइडियोलॉजी लगाई है, लेकिन आपने दूसरे के विचारों को कंसीडर नहीं किया है। इसीलिए आपको अपने विचारों से जब दूसरे के विचारों को महत्व देने लग जाते हैं तो इससे क्या होता है कि एनक्लोज्ड माइंडसेट से निकल करके हम ओपन माइंडेडनेस की ओर बढ़ जाते हैं। इट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, इट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, यानी एक दो प्रोसेस आप इससे पहले इस दो टूल्स का प्रयोग कर चुके होते हैं, उसके बाद भी हम इसका करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, और हो सकता है इसके देखिए ओपीबी के दोनों तरह के रिजल्ट हो सकते हैं। आपको नेगेटिव विचार भी मिल सकते हैं, आपको पॉजिटिव विचार भी मिल सकते हैं। ये अगेन आपकी थिंकिंग स्किल पर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव विचार को अहमियत देते हैं या पॉजिटिव विचार को देते हैं। तो मैं तो इनडायरेक्टली ये कहूंगा कि इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ओपीबी इज ए टूल विच, कहते हैं ना कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्योंकि कुछ लोग हम आप पहले सोच चुके हैं, लेकिन ओपीबी करने के बाद, अदर पीपल्स व्यू लेने के बाद हम दोबारा से थिंकिंग कर रहे हैं, थिंकिंग पर भी थिंकिंग कर रहे हैं, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। एक तो एनक्लोज माइंड सेट से ओपन माइंडेडनेस पे आ गए, इट इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। एंड जब जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। सोच पर भी सोच करनी है, यानी उसकी एक रिसर्च करने के बाद भी दूसरी और रिसर्च का उस पर लगा करके देखना है, दूसरे लोगों के व्यूज को भी उस पर धार पे लगा करके देखना है या अपनी कसौटी पे लगा के देखना है। अगर उनके व्यूज को अपनाने के बाद अपने डिसीजन को बेहतर करने का आपको मौका मिल रहा है तो दैट इट इज योर इन योर बेनिफिट, ये आपके फायदे का है, आपके अच्छी मतलब आपकी सौदे का वो है कि अगर आपको दूसरे की विचारों से अगर आपको अपने डिसीजन को संवारने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है तो ये आपका डिसीजन क्या हो जाता है, आपका डिसीजन बहुत वाइडन मतलब उसकी तरफ चल जाता है। अब देखिए इसका डिसीजन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। OPB means enlarge your possibilities without intellectual trap। अधिकांशतः हमने लोगों को देखा है कि इंटेलिजेंस या थिंकिंग स्किल उनकी थोड़ी अच्छी हुई नहीं तो उनके अंदर एक इंटेलिजेंस ट्रैप की बीमारी लग जाती है। तो ओपीबी करने से क्या होता है, ओपीबी मींस एनलार्ज योर पॉसिबिलिटीज विदाउट इंटेलेक्चुअल ट्रैप। इंटेलेक्चुअल ट्रैप का वहां पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप अपने माइंड को, अपनी पॉसिबिलिटीज को एनलार्ज कीजिएगा, लेकिन किसके साथ? विदाउट इंटेलेक्चुअल ट्रैप, विदाउट इंटेलेक्चुअल ट्रैप के। यानी ये इंडियन गवर्नमेंट का, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो ओपीबी थी तो उन्होंने सबसे पहला गलत डिसीजन क्या ले लिया, नोटबंदी का। नोटबंदी में उन्होंने अदर डिक्टेटर की तरह, एक हिटलर की तरह उन्होंने एक डिसीजन दे दिया कि आज रात के 8 बजे से 500 के नोट और 1000 के नोट कागज के टुकड़े बन जाएंगे। ये कितना हार्श डिसीजन ले लिया विदाउट अदर पीपल्स व्यू, कहीं दूसरों के व्यूज को कंसिडर ही नहीं किया। उसके बाद जीएसटी लगा दिया, जिस जीएसटी को अब ये लोग पानी पी पी पर के, ये वर्तमान सरकार जब ये अपोजिशन में थी उसको नकारा करती थी, उसी जीएसटी को उन्होंने झटके से लागू कर लिया। तीसरा अभी लॉकडाउन,
ये सारे के सारे ओपीबी टूल्स को इम्प्लीमेंट न करने के रिजल्ट हैं। जो सरकार ने अपनी ओपीबी की अक्षमता को दर्शा करके ही ये डिसीजन लिए, और इनका आपको नुकसान पता है कि क्या हुआ। और इसके अभी लॉकडाउन के अंदर तो और एक वो गलती पर गलती करी जा रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि पावर ऑफ द पावर्स इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी, एंड पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। लेकिन ये सरकार पॉसिबिलिटीज को बिल्कुल ही नकार रही है, पॉसिबिलिटीज को बिल्कुल नकार रही है, दूसरे ओपीबी कर नहीं रही है, और गलती पे गलती करे जा रही है। लॉकडाउन किया, अब लॉकडाउन को क्या कर रही है, बढ़ाए चली जा रही है, बार बार उसको आगे किसी न किसी रूप में पब्लिक को परेशान करने के लिए और दूसरे दूसरे तरीकों से वो करती चली जा रही है, उसको लंबा खींचती जा रही है। तो ये सब क्या है, ये सब ओपीबी न करने का रिजल्ट है, ओपीबी न करने का रिजल्ट है। अगर हमने ओपीबी किया होता तो इन डिसीजंस को लेने में हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत थी, वो हमारी सरकार ने नहीं सोचा। तो सहकारियों, ये सर्वविदित है कि लॉर्ड बुद्धा इस विश्व के प्रथम स्किल्ड थिंकर थे। उनके द्वारा दिया गया त्रिशरण सूत्र, देखिए, मैं आपको उस जगह ले जा रहा हूं जहां आप सोच रहे होंगे भाई साहब कहां बात को घुमा के कहां ले गए। जो हमारे जो बहुजन नायक हुए, जिनमें हम सबसे पहला हम उनको तथागत बुद्ध को मानते हैं, उनका जो त्रिशरण सूत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये जो त्रिशरण है, इसमें ही वो संदेश छुपा हुआ है हमारी थिंकिंग का। बुद्धम शरणम का मतलब सीधा है बुद्धि ग्रहण करो या बुद्धिमान बनो या अपनी प्रज्ञा का स्तर बढ़ाओ, यानी एजुकेट बनो, ठीक है। और दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म में क्या होता था, लोगों में विचार विमर्श होता था, थिंकिंग होती थी, आपस में सोच विचार करके विचार मंथन होता था और नई नई संभावनाएं तलाशी जाती थी। और फिर क्या होता था, संगम शरणम गच्छामि, फिर सारे लोग इकट्ठे होकर के मिल करके नई नई इन सोच विचारों की संभावनाओं को क्रियान्वयन करते थे, यानी नए नए सृजन करते थे। तो यही तो ट्रिपल जो फॉर्मूला था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम, ये ही इसको ही आगे चल के हमारे ज्योतिबा फूले जी ने अपनाया। और ज्योतिबा फूले जी ने जो आपको जो सूत्र दिया गया बुद्धि विद्या विनमति गेले वाला, जो आपको कोटेशन दिया, उस डायलॉग के बाद उन्होंने लास्ट में उसका निचोड़ दिया, क्या दिया, चैलेंज द कंसेप्ट। पहला था चैलेंज द कंसेप्ट, यानी पाखंड को उखाड़ फेंको या रूढ़ियों को, मान्यताओं को एकदम चैलेंज करो। और दूसरा दिया था लीड्स टू इनोवेशन, यानी नई नई संभावनाएं खोजो, इनोवेशन लाओ, नई नई खोजे, मतलब नई नई संभावनाओं की खोज करो। और तीसरा दिया था उन्होंने रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, यानी कृत संकल्प हो जाओ, क्या करने के लिए, नया नया सृजन करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए आप अपने आप को कृत संकल्प कर लीजिए। अब ये तीन सूत्र देकर के देखिए, इन तीन सूत्रों को मनन करके, चिंतन करके, और जॉन डिवेजी का मदद लेकर के बाबा साहब ने भी अपनी शिक्षा, अपने जो लोगो दिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, उसमें भी उन्होंने लगभग उन्हीं चीजों को फॉलो किया। एजुकेट का मतलब बाबा साहब ने हमको थिंकिंग स्किल जोड़ करके बताया कि एजुकेट मींस नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल, यानी थिंकिंग स्किल को वहां उन्होंने जोड़ के बताया। और एजिटेट का मतलब उन्होंने संभावनाओं को जोड़ करके बताया कि लर्न एंड टीच पॉसिबिलिटीज। और इसी तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज, संगम शरणम गच्छामि, या जो जिसको कहते हैं कि आप रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी, वो तीसरा उन्होंने क्या दिया कि आपको लर्न एंड टीच क्रिएटिविटी। यानी हमारे बहुजन नायकों ने इस थिंकिंग स्किल को बीच में रखते हुए हमारे दिमाग को हर तरफ से खोलने की कोशिश की है। लेकिन और इस समस्त कवायद का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने बहुजन समाज को थिंकिंग स्किल में मजबूत कर पाए, जो कि बिना थिंकिंग टूल्स के संभव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, ये थिंकिंग स्किल को इतना सारा बताने के बाद मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये थिंकिंग स्किल को शार्प करना बिना टूल्स के प्रयोग के संभव नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए कि इतने सारे टूल्स, पीएमआई प्लस माइनस इंटरेस्टिंग,
CAF कंसीडर ऑल फैक्टर्स, है ना, CNS कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, AGO एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव, FIP फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, APC अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। ये सारे टूल्स हम कर चुके होते हैं। या तो एक, मैंने बोला कि या तो एक टूल्स या दो टूल्स या इनसे अधिक टूल्स का पहले हम प्रयोग कर चुके होते हैं। इन सबको, एक सबका क्रिस्टलाइजेशन ही APB है और अदर पीपुल्स व्यू, OPB अदर पीपुल्स व्यू। तो दोस्तों, जितना ज्यादा आप इस टूल्स का प्रयोग करेंगे और अपनी इसको थिंकिंग स्किल को मदद मदद मिलेगी। OPB के लिए इससे पहले समझ टूल्स को में से एक या दो का प्रयोग हो चुका होता है और अंतिम विश्लेषण से पहले OPB का प्रयोग होता है। तो OPB is crystallization of process of looking at other people's viewpoints so that the process can be used consciously and deliberately to escape one's own point of view। अपने ही डिसीजन को परिपक्व न मान लेने के बाद दूसरों के डिसीजंस या दूसरों के व्यूज को भी महत्व देना, यानी अपने द्वारा दूसरे के जूते को पहनना या अपने द्वारा दूसरे के व्यूज को अपनाना ही। तो इसको या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मूविंग आउट ऑफ वंस ओन व्यू पॉइंट टू कंसीडर द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ ऑल अदर्स इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन। जो लोग उसमें शामिल हैं सारे के सारे, उनके व्यूज को भी, अपने व्यूज को थोपना नहीं बल्कि उनके व्यूज को भी दे देना। तो लेकिन ये सब किससे होगा? ये सब आपको, हमें एक हमारे इनका धीमंत PR अम्बेडकर जी का मुझे एक डायलॉग कभी कभी याद आ जाता है। उन्होंने वो डायलॉग बहुत खोज बीन करके निकाला है कि द प्रोब इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसी तरह मतलब कुछ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए आपको सतत प्रयत्न करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए थिंकिंग स्किल रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू शार्पन इट। थिंकिंग स्किल को भी तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको भी आपको लगातार अपने टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है। ये क्या है? चैलेंज इज नेवर एन अटैक और एन क्रिटिसिज्म। इसीलिए तो कहते हैं ये हमारे लिए चैलेंज जरूर है, लेकिन ये कोई अटैक या क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये क्या है? यू मस्ट बी एबल टू चैलेंज एनीथिंग। आपको किसी भी चीज को चैलेंज करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप यू मस्ट बी मतलब चैलेंज एनीथिंग, आपको हर चीज को एकदम चैलेंज करना आना ही चाहिए। डोंट गो ऑन इमिटेशन। आप देखिए, मेरा ये आपको एक बहुत ब्रह्म वाक्य है कि डोंट गो ऑन इमिटेशन और टू इमिटेट। आप इमिटेट मत होइए, किसी का अंधानुकरण मत कीजिए या इमिटेशन की ओर मत जाइए। एनलार्ज योर माइंड, enlarge your mind and create ability to form judgment to solve the problem। आपको किसी समस्या के समाधान के लिए अपने जजमेंट को और ज्यादा अच्छा करने की एबिलिटी आप अपने अंदर क्रिएट कीजिए। अब आपको यहाँ पर ये चीज पता चलेगा कि भारतवर्ष में हमारी एबिलिटी टू थिंक या एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, क्योंकि आपने कल हमारे भाई साहब ने बताया था ना, इन्होंने राजा रामानंद जी ने, कि हमारे भारतवर्ष की पॉपुलेशन का रेशियो भारत पूरी दुनिया में लगभग 17-18% है, लेकिन हमारा इंटेलिजेंसी में सहयोग कितना है मालूम है? 3.16% है। 3.16% है हमारी इंटेलिजेंसी की सहयोग पूरी दुनिया में, जबकि हम पॉपुलेशन कितनी गिरे हुए हैं? 17 से 18% तक। हमको क्या करना है? इंक्रीज दिस रेशियो एमंग बहुजन्स। आपको, मैं हो सकता है कि मेरे बहुजन्स की थिंक विचार करने की सोच बिल्कुल, हमारा रेशियो बिल्कुल ही जीरो, ये 3.16 तो हम हो सकता है कि ये सवर्ण लोगों को मान सकते हैं कि उनमें उनकी बहुतायत ज्यादा होगी, क्योंकि वो लोग ज्यादातर विदेशों में पढ़ करके या उन पर शिक्षा का अधिकार रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी उसमें ज्ञान, उसका थोड़ा बहुत इंटेलिजेंसी की समर्थन किया होगा। लेकिन हमारे बहुजन तो लगभग
एकदम जीरो ही होंगे। इसीलिए हमको क्या करना है कि अपने बहुजनों में इस रेशियो को बढ़ाना है। इंटेलिजेंसी का जो टोटल दुनिया में जो हमारा सहयोग की जो हमारा हिस्सा है, उस हिस्से को बढ़ाना है और उस हिस्से को बढ़ाने के लिए अगर आप बहुजनों का सोच-विचार का हिस्सा बढ़ा देंगे, तो ऑटोमैटिक इंडिया का हिस्सा भी उधर बढ़ जाएगा। जैसे देखिए अमेरिका की 4 पर पूरी दुनिया की 4% पॉपुलेशन है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 27% है। जापान की 1.9% पॉपुलेशन है दुनिया की उसके अंदर, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 5.5 है। तो आप देखिए कि अमेरिका जैसा आदमी अपनी अपनी जनसंख्या का इंटेलिजेंसी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 7 गुना। यानी अपनी जो जनसंख्या का जो उसमें रेशियो है, उसका 7 गुना वो बढ़ा करके दे रहा है। तो भारतवर्ष को ऐसा बनना चाहिए, लेकिन भारतवर्ष पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि वहां पर इस थिंकिंग स्किल को हमने हमसे दूर रखा गया और अधिकांशतः हमारे जब उन्होंने शूद्रों को थिंकिंग स्किल से दूर रखा, तो इसके साथ-साथ थोड़ा बहुत अनर्थ उनका भी हुआ। क्योंकि शिक्षा में जब थिंकिंग स्किल और इमोशनल इंटेलिजेंसी गायब कर दिए, हमको तो उन्होंने शिक्षा से ही गायब कर दिया, लेकिन अपने लिए उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल अपनी शिक्षा में से भी तो गायब कर लिया। वो बात अलग है कि चोरी चुपके उन्होंने अपने घरों में इस चीज को आगे रखा होगा, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम रहा। इसीलिए पूरे भारतवर्ष का जो अनुपातिक जो सहयोग था वो बहुत कम हो गया। तो नुकसान उनको भी हुआ। तो हमें क्या करना है बहुजन के लिए इस इमोशनल इंटेलिजेंसी और थिंकिंग स्किल का प्रयोग बढ़ाना है। इसके लिए हमें अपने सॉफ्ट टूल्स को यानी थिंकिंग स्किल टूल्स को और ज्यादा शार्पन करना है। इसी के साथ मैं ये कहना चाह बिल्कुल नहीं भूलूंगा कि सम्राट अशोक का राज्य आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा, लेकिन इस एम की प्राप्ति के लिए हम समझाने वालों को समझना होगा, समझकर फिर समझाना होगा और यदि ऐसा हमारा कृत संकल्प है, तो हम निश्चय ही अम्बेडकरवाद को इम्यूनाइज, रिनोवेट, रिवाइटलाइज एंड रिवाइव करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। दोस्तों मेरा उद्बोधन समाप्त हुआ। अब जिन भी सज्जन को कोई सवाल पूछना हो, वो मुझसे पूछ सकता है। मैं उसका आंसर देने के लिए सक्षम हूँ। धन्यवाद। थोराट जी, थोराट जी।